स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स की न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी शुरू की हुई है। हम लोग उसको पढ़ रहे हैं और उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और उस चैप्टर नंबर 2 का हम लोग आर्टिकल 2.8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लेक्चर सुन लें, क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो लेक्चर सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल्स के थ्रू इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को पढ़ लेते हैं। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग सबसे पहले अगर कोलिजन का मतलब जाने कि कोलिजन हमारे पास क्या है हमारी डेली लाइफ में। कोलिजन हम लोग किस चीज़ को कोलिजन समझते हैं कि हमारे पास अगर दो कार्स जो हैं वो आपस में टकरा गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोलिजन हुई है और इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इन टर्म ऑफ फिजिक्स कोलिजन का ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। इन टर्म ऑफ फिजिक्स कोलिजन ये नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेली लाइफ में कोलिजन का मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो मतलब कि उनमें कोलिजन हो रही है। लेकिन इन टर्म ऑफ फिजिक्स कोलिजन का ये मतलब नहीं है। कोलिजन का ये इन टर्म ऑफ फिजिक्स कोलिजन का जो मतलब है वो ये है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स एक्ट करती है। यानी कि हमारे पास एक बॉल है, उसको क्रिकेट बॉल है, उसको अगर हम लोग बैट से हिट करते हैं तो हमारे पास शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी बॉल के ऊपर। यही चीज़ हम लोगों ने इम्पल्स में भी पढ़ी थी। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं और उनके ऊपर सेम चार्ज है पॉजिटिव, दोनों न्यूक्लियस हैं, अगर दो सेम चार्ज के न्यूक्लियस जब एक दूसरे के करीब आ जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं। अब देखिए, उन्होंने कम वक्त में ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करके बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्रिएट कर दी। तो अब वो दोनों न्यूक्लियस जो है वो कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को टच भी नहीं किया और फिर भी वहाँ पर कोलिजन जो है वो क्रिएट होगी। तो हमारे पास इन टर्म ऑफ फिजिक्स जो है कोलिजन का ये मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ एक दूसरे के इतना करीब आ जाएं कि वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को जो है वो चेंज कर सकें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है हमारे पास उसको रिप्लेस कर दे, उसको एक्सचेंज कर सकें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को, तो फिर तब हमारे पास इन केस में जो है वो कोलिजन होती है। यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है वो एक्सचेंज हो सके, तो तभी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोलिजन में होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात आ गई मोमेंटम की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमारे पास जो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो था मोमेंटम सेम ही था। तो मतलब कि हमारे पास अगर कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो सेम ही होता है। यानी कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन हमारे पास जो है वो सेम ही होता है। मोमेंटम जो है हमारे पास कंजर्व्ड ही रहता है। स्टूडेंट्स, अगर आज हम लोग इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक कोलिजन समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक हार्ड बाल है, हमारे पास ये एक हार्ड बाल है, हम लोगों ने इसको वर्टिकली ड्रॉप करवाया हम लोग, और ये हमारे पास एक मार्बल फ्लोर है। ठीक है, हमारे पास ये एक मार्बल फ्लोर है। हम लोगों ने इस हार्ड बाल को वर्टिकली ड्रॉप करवाया इस मार्बल फ्लोर पर। तो हमारे पास ये बाल जब मार्बल फ्लोर को हिट करेगी तो अपनी ओरिजिनल हाइट पर दोबारा वापस चली जाएगी। अगर इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ये मार्बल बॉल जो है
मार्बल फ्लोर को, ये हार्ड बॉल जो है मार्बल फ्लोर को हीट करने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल हाइट पर चली जाएगी। ओरिजिनल हाइट पर आइडियल केसेस में तो जाती नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही होती हैं बॉल के ऊपर, तो अपनी दोबारा अपनी इनिशियल हाइट या ओरिजिनल हाइट पर जा नहीं सकती। लेकिन इलास्टिक कुलैयन में हम लोग कहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल हाइट के करीब बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है। इसीलिए हम लोग इलास्टिक कुलैयन में कहते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग एक हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर के साथ हिट करवाएं तो वो हार्ड बॉल जो है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हाइट तक पहुँच जाती है। तो उस केस को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अब जो कुलैयन हुई वो इलास्टिक कुलैयन हुई। तो हमारा इसी तरह हमारे पास अगर एक टेनिस बॉल है, अब ये जो हम लोग एग्जांपल है वो इन इलास्टिक कुलैयन की एग्जांपल है। अगर हमारे पास एक टेनिस बॉल है, जब वो मार्बल फ्लोर के साथ हिट करेगी, हमारे पास एक टेनिस बॉल है, वो मार्बल फ्लोर के साथ जब वो हिट करती है तो वो दोबारा से अपनी इनिशियल या ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच सकती। क्यों अपनी ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच सकती? क्योंकि हमारे पास इन इलास्टिक कुलैयन के केस में जो बॉडी है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच सकती। तो इस तरह टेनिस बॉल जब वो मार्बल फ्लोर को हिट करेगा तो हमारे पास वो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा नहीं जा सकेगी मार्बल फ्लोर को हिट करने के बाद। तो अब हम लोग अगर एनर्जी की बात करें तो जो हमारे पास हार्ड बॉल है, यानी कि इलास्टिक कुलैयन की एग्जाम्पल जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कुलैयन इलास्टिक है और यहाँ पर इन इलास्टिक है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जो बॉल है वो यानी कि हमारे पास अगर कुलैयन है वो इलास्टिक है, तो जो हार्ड बॉल है जो वो मार्बल फ्लोर को हिट करती है तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हाइट पे पहुंच जाती है। तो अगर आप ये देखें, ये हार्ड बॉल जो है वो मूव कर रही है तो वो किसी एनर्जी के साथ ही मूव कर रही है। यानी कि ये अगर ये बॉडी मोशन में है, यानी कि ये हार्ड बॉल मोशन में है, तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही है। जब ये बॉल जो है वो इलास्टिक कुलैयन के केस में, जब ये बॉल जो है वो हार्ड बॉल मार्बल फ्लोर के साथ हिट करेगी और इसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। जब जो हार्ड बॉल है वो मार्बल फ्लोर के साथ हिट करेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो इनिशियल है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमारे पास ये जो बॉल है वो फ्लोर के साथ हिट करके दोबारा से अपनी ओरिजिनल हाइट या ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में है जो चेंज होगा वो तो चेंज तो होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज होगी, लेकिन उसमें जो जितनी अमाउंट चेंज होगी वो निग्लिजिबल होगी। इसलिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी। यानी कि जब बॉल हमारे पास हार्ड बॉल है, जब वो फ्लोर के साथ हिट करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल होती है, लेकिन जब वो फ्लोर के साथ हिट करके दोबारा अपनी ओरिजिनल हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है फाइनल होती है। तो इन केस ऑफ इलास्टिक कुलैयन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होती है। अब इन इलास्टिक कुलैयन में देखें, ये हमारे पास इलास्टिक कुलैयन थी, ये हमारे पास इन इलास्टिक कुलैयन है, ये हमारे पास इन इलास्टिक कुलैयन है। तो इन इलास्टिक कुलैयन में जब टेनिस बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ हिट करती है, यानी कि मार्बल फ्लोर के साथ हिट करती है, तो हमारे पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन कुलैयन इलास्टिक होती है, इसलिए जब टेनिस बॉल मार्बल फ्लोर के साथ हिट करती है तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ पोर्शन होता है वो तो हीट में भी चेंज होता है, और जब बॉडी टक करके मार्बल फ्लोर के साथ हिट करती है तो साउंड एनर्जी में भी उसका जो कुछ पार्ट है काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, लूज नहीं होती। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट ऑफ एनर्जी और साउंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से जो हमारे पास ये बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल हाइट के
पर दोबारा से नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी की, वो हमारे पास इक्वल नहीं होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी, बल्कि इलास्टिक कोलिजन में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास कंजर्व रहेगी। तो अब तक जो हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब हम उन्हीं को उठा के इंग्लिश में लिख देंगे कि इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होती है। अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड, यानी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी है वो चेंज नहीं होती, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल रहती हैं, सेम रहती हैं। तो हमारे पास ऐसी कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। अब इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स क्या हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप इनटू अ मार्बल फ्लोर, यानी कि अब हम लोग एक हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर के ऊपर फेंक के और फिर वो हार्ड बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल हाइट पर दोबारा आ जाए, तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप इनटू अ मार्बल फ्लोर इट रिबाउंड्स टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट, यानी कि अपनी इनिशियल हाइट के बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है। और मैंने आपको बताया कि जब हम लोग एक हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर के ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज़ होगी, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जितना लॉस होगा वो निग्लिजिबल होगा। तो इट्स लूजेज अ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन विद द फ्लोर, यानी कि जब वो हार्ड बॉल जो है वो फ्लोर के साथ कोलिजन करती है तो वो निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज़ करती है ड्यूरिंग द कोलिजन। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो थी इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन वो थी हमारे पास जिसमें हमारे पास जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती थी। तो इन इलास्टिक कोलिजन हम यानी कि हमारे पास जो बॉल है वो अपनी दोबारा, जब हम लोग उसको एक टेनिस बॉल को मार्बल फ्लोर के ऊपर हिट करते थे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल हाइट पर दोबारा नहीं जा सकती थी। तो हमारे पास फिर ओरिजिनल हाइट पर जब वो दोबारा नहीं पहुंच सकती थी, तो यानी कि अपनी ओरिजिनल हाइट दोबारा से अटेन नहीं कर सकती थी, तो फिर हम क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी इन इलास्टिक कोलिजन में वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में जो है लूज़ हो जाती थी, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इन इलास्टिक कोलिजन में वो कंजर्व नहीं रहती है। कोलिजन इज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड, ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की कंजर्व नहीं रहती, वो कोलिजन हमारे पास जो है इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास मैंने टेनिस बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली ऑन द फ्लोर, यानी कि हम जब एक टेनिस बॉल को वर्टिकली ड्रॉप करते हैं एक फ्लोर के ऊपर, इट में नॉट रिबाउंड इट्स इनिशियल हाइट, वो अपनी इनिशियल हाइट पर जो है वो दोबारा नहीं जाती, यानी कि वो अपनी इनिशियल हाइट पर दोबारा क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में, इसलिए वो दोबारा अपनी इनिशियल हाइट पर नहीं पहुंच सकती क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। व्हेन टू बॉडीज यानी कि यहाँ पर बॉडीज आना था, अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे दी गई है कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि जब हमारे पास दो बॉडीज़ जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम ही होती है। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड्स विद सर्टेन वेलोसिटी, हमारे पास अगर दो बॉडीज़ जो है वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ कोलाइड कर रही हैं, यानी कि उनकी जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है, तो यानी कि उनके दरमियान जो है मोमेंटम और जो एनर्जी है, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी है। यानी कि हमारे पास अगर दो बॉल्स हैं वो कोलाइड कर रही हैं इन इलास्टिक कोलिजन में, अगर जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तब जो इनकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इस वजह से उनकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम ही होगी। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद सर्टेन वेलोसिटी देयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी जब हम लोग दो बॉडीज जो है वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ कोलाइड्स करती हैं तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। है हमारे पास के जो रीज़न क्या है काइनेटिक एनर्जी की लॉस होने की, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो उसकी रीज़न क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक टेनिस बॉल है वो और ये मार्बल फ्लोर है, तो टेनिस बॉल जब मार्बल फ्लोर के ऊपर वर्टिकली ड्रॉप होती है तो वर्टिकली ड्रॉप होने की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी
वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब ये टेनिस बॉल इस मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरती है तो टक की आवाज़ देती है। लेकिन जब भी ये बॉल जो है वो इस मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरती है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर होते हैं। इस वजह से इस टेनिस बॉल की जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। इसीलिए हमारे पास जब टेनिस बॉल जो है वो वर्टिकली ड्रॉप हुई मार्बल फ्लोर के ऊपर, फिर वो जब इसी वो अपनी रीजनल हाइट पर नहीं पहुंच पाती तो उसकी और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी लॉस हो जाती है हीट एनर्जी की वजह से और साउंड एनर्जी की वजह से, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाते हैं। तो यही रीज़न है कि द रीज़न फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ दैट पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो पोर्शन है वो लॉस हो जाता है पार्शली ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉल जो है वो टेनिस बॉल जो है मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी जो पार्ट है वो पोर्शन है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास अगर ये टेनिस बॉल है जो वो मार्बल फ्लोर के ऊपर गिर रही है तो वो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, उसके बदले में ये जो मार्बल फ्लोर है वो टेनिस बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन की वजह से ये टेनिस बॉल जो है वो अपवर्ड मूव करेगी, लेकिन अपनी ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच सकेगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इसकी वो लेस होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रीज़न जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने का, द रीज़न फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दैट पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एज ए molecules in the ball slide over each other when the ball change its shape, and partially due to conservation of kinetic energy into heat energy and sound energy। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब टेनिस बॉल जो है वो मार्बल फ्लोर के साथ हिट करती है। तो हमारे पास इस वजह से जो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, हमारे पास एनर्जी लूज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कहा है काइनेटिक एनर्जी लूज होती है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी लूज इसलिए होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। अगर हम लोग टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी देखें तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी हमारे पास सेम है, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो वो है हमारे पास जब टेनिस बॉल जो है वो मार्बल फ्लोर के साथ हिट करती है, लेकिन जो फाइनल एनर्जी है हमारे पास वो कौन सी एनर्जीज हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड कुछ पोर्शन जो होता है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग मिलाएं तो हमारे पास टोटल फाइनल एनर्जी आ जाती है। तो हमारे पास इसलिए जो टोटल इनिशियल एनर्जी होती है वो टोटल फाइनल एनर्जी की इक्वल होती है। तो ये रीज़न फॉर काइनेटिक एनर्जी लूज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी के लूज होने का रीज़न बताएं। अब देखिए कंजर्वेशन लॉज जो है वो क्लेन्स में वो कौन से हमारे पास कि क्लेन में हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक क्लेन में कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक क्लेन में कंजर्व नहीं रहती। तो हम लोग लिख सकते हैं कंजर्वेशन लॉज इन क्लेन, कंजर्वेशन लॉज को क्लेन में भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। कंजर्वेशन लॉज इन क्लेन के हमारे पास जो मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लेन, यानी कि हमारे पास अगर क्लेन इलास्टिक भी है और इन इलास्टिक भी है तो जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन एन इलास्टिक क्लेन, काइनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक क्लेन में कंजर्व रहती है। तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंजर्वेशन लॉज इन क्लेन। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, उसमें हम लोगों ने इलास्टिक और इन इलास्टिक क्लेन पढ़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हम लोगों से पूछ सकते हैं कि डिफरेंस लिखें बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लेन का। तो डिफरेंस आप लोगों ने कैसे लिखना है, एक तरफ इलास्टिक क्लेन दूसरी तरफ इन इलास्टिक क्लेन, फिर दरम्यान में लाइन लगाकर आप लोगों ने डिफरेंस लिख देना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग के पास जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो हमारे पास ये भी आ सकता है कि रीज़न लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने की, फिर हमारे पास कंजर्वेशन लॉस लिखे हैं कुलियन की। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ना है वो है इलास्टिक कुलियन वन डायमेंशन। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें और आप लोगों के लिए फिजिक्स को एक हलवा बना दें ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।